नमस्कार, न्यूज वन इंडिया देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी रजत। देवभूमि दिन भर में आपको दिखाते हैं उत्तराखंड की तमाम खबरें। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली दौरे पर हैं। बताया जा रहा है कि सीएम धामी बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात के बाद दूसरे कई केंद्रीय नेताओं से मुलाकात कर सकते हैं। आपको बता दें कि पूर्व केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने भी हाल ही में राष्ट्रीय अध्यक्ष से मुलाकात की थी। केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल के बाद अब सीएम धामी का ये दौरा काफी अहम माना जा रहा है। बताया जा रहा है कि सीएम धामी अगले कुछ दिन तक दिल्ली में ही रह सकते हैं। फिलहाल उत्तराखंड में सीएम धामी के इस दौरे को लेकर सियासी अटकलें तेज हो गई हैं। खबर हल्द्वानी से। कांग्रेस नेता यशपाल आर्य के घर पहुंचे पूर्व सीएम हरीश रावत। सरकार बनाने को लेकर पूरी तरह आश्वस्त है कांग्रेस। पोस्टल बैलेट को लेकर हरीश रावत ने फिर उठाया सवाल। लालकुआ पुलिस कर्मियों तक नहीं पहुंचे पोस्टल बैलेट। पहले खटीमा विधानसभा में भी नहीं पहुंचे थे पोस्टल बैलेट। बीजेपी से लड़ने वाली पार्टियों का भी चाहते हैं साथ। राज्य के सभी लोकतांत्रिक दल भी आएंगे कांग्रेस के साथ। हरीश रावत ने चुनावों में धांधली को लेकर के फिर से एक बार बड़ा बयान दिया है। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध छिड़ने के साथ ही वहां पर रह रहे भारतीय छात्रों की देश वापसी को लेकर सरकार लगातार प्रयास कर रही है। तो वहीं इस मामले में अब प्रदेश में भी विरोध शुरू हो गया है। एनएसयूआई द्वारा राजधानी के गांधी पार्क में विरोध प्रदर्शन किया गया और प्रदेश अध्यक्ष मोहन भंडारी का कहना है कि राज्य और केंद्र सरकार छात्रों के वापसी के मामले में गंभीर नहीं है। उनका कहना है कि यूक्रेन में एक भारतीय छात्र हमले का शिकार हुआ और उसकी मौत हो गई। हम सरकार से मांग करते हैं कि जल्द से जल्द सरकार इस पर ठोस कदम उठाए, वहां पर फंसे हुए छात्रों के लिए पर्याप्त मात्रा में संसाधन उपलब्ध करवाए। प्रकार से यूक्रेन में जो युद्ध चल रहा है और यूक्रेन में हजारों की संख्या में भारतीय छात्र पढ़ाई के लिए गए हुए थे और सरकार उन छात्रों को, जबकि जो हमारा विदेश मंत्रालय और एम्बेसी है उसने समय पे सूचना देने के बाद भी उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई। आज हजारों की संख्या में छात्र बॉर्डर पे फंसे हुए हैं और सरकार के द्वारा अभी पर्याप्त मात्रा में जो है उनको लाने के लिए हवाई जहाज़ों की व्यवस्था नहीं की गई है। और कल ही भारत कर्नाटक का एक छात्र वहां हमले में मारा भी गया है। तो हम सरकार से यही मांग कर रहे हैं कि जो भी छात्र बॉर्डर पर पहुंचे हैं उन्हें जल्द से जल्द वतन वापसी उनकी की जाए और जितने भी संसाधन वहां पर अपर्याप्त पड़ रहे हैं उनकी पूर्ति की जाए और छात्रों को हर संभव स्थिति में भारत लाया जाए। उधम सिंह नगर के जसपुर निवासी दिव्यांशु चौहान यूक्रेन के सूमी शहर में फंसे हैं। उनके माता पिता ने सरकार से अपने बेटे की सकुशल वापसी की गुहार लगाई है। वहीं एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहे दिव्यांशु से मिली जानकारी के मुताबिक वो अब भी अपने कॉलेज के हॉस्टल में ही हैं और शहर में कर्फ्यू के कारण कहीं बाहर जाना भी मना है। हमारी सरकार से ही मांग है कि हमारे बच्चों को जल्दी जल्दी बुलाया जाए और वहाँ स्थिति ज़्यादा खराब है, हमारे बच्चों को ज़्यादा परेशानी खतरा है। इसलिए सरकार से बार बार यही मांग है हमारी कि जल्दी से जल्दी हमारे बच्चे के साथ और जो देशवासी फंसे हुए हैं उन सबको भी बुलाया जाए। दिव्यांशु कुमार चौहान और दूसरा साल चल रहा है। लास्ट टाइम लगभग 6 महीने पहले। ठीक है, अभी तो परेशानी है, जैसे भी ऐसी हो रहा है, ज्यादा मिल भी नहीं पा रहा है, फिर परेशानी है, इसे बुला लिया जाए। महाराजा अग्रसेन चौक ट्रस्ट द्वारा स्थापित महाराजा अग्रसेन जी की विशाल प्रतिमा का अनावरण करते हुए राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने कहा कि महाराजा अग्रसेन किसी एक समाज के नहीं बल्कि सर्व समाज के हितों की रक्षा व उनके उत्थान के लिए लगातार प्रयत्नशील रहे हैं। समाजवाद को उन्होंने सही रूप से परिभाषित किया, जिनकी प्रेरणा से ही वैश्य समाज आज समाजोत्थान के कार्यक्रमों में अपनी बढ़ चढ़कर भागीदारी निभाता रहा है। बहुत समय से इस अग्रसेन चौक पर महाराजा अग्रसेन जी की मूर्ति स्थापित तो हो गई थी, किंतु उसका विधिवत अनावरण नहीं हुआ था। आज उस मूर्ति का विधिवत अनावरण अग्रवाल समाज, वैश्य समाज ने किया है। मैं उन सबको बधाई देता हूँ। बहुत समाज बंधुओं को और खासतौर से रुड़की वासियों को इस बात की बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहूँगा कि कुछ लोगों के बहुत अटल प्रयास से जो है आज इस घड़ी में हम आए कि आज हमारे महाराजा अग्रसेन जी के नाम से यहाँ पे चौक स्थापित हो पाया, उनकी मूर्ति स्थापित हो गई। जो मूर्ति यहाँ पर बोट क्लब पे लगाई गई है, इसका अनावरण है और महाराजा अग्रसेन चौक के नाम से हमारे नगर निगम बोर्ड में भी ये प्रस्ताव पास हुआ है
और निश्चित रूप से यहाँ की भव्यता सुंदरता को बनाए रखने के लिए समिति काम करेगी। इस चौक को और सुंदरीकरण करने का हम प्रयास करेंगे। देखिए, चुपचाप वाला कोई विषय नहीं है। ये जो समिति हमारी अग्रसेन समाज की बनी हुई है, वो समिति द्वारा कार्य किए जाते हैं। जनप्रतिनिधियों द्वारा तो सिर्फ सहयोग का काम रहता है, बाकी ये सब काम समिति। सचिवालय में वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए सभी जिला अधिकारियों को निर्देश देते हुए प्रभारी मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने कहा कि यूक्रेन में उत्तराखंड के जो छात्र और नागरिक फंसे हैं, उनके परिजनों से लगातार संपर्क स्थापित किया जाए। यूक्रेन में फंसे नागरिकों और छात्रों की वर्तमान लोकेशन की जानकारी शासन और दिल्ली स्थित स्थानिक आयुक्त कार्यालय को भी समय समय पर दी जाए, ताकि सभी सूचनाओं का आदान प्रदान एमईए को शीघ्रता से किया जा सके। उन्होंने कहा कि यूक्रेन सीमा से लगे देशों में इंडियन एम्बेसी में भी जानकारी ली जा रही है। अभी तक उत्तराखंड के 282 लोगों की सूचना प्राप्त हो चुकी है, जो यूक्रेन और उसके आसपास के देशों में फंसे हैं, जिनमें से 33 सकुशल घर वापस लौट चुके हैं। राधा रतूड़ी ने कहा कि यूक्रेन में फंसे लोगों को सकुशल वापस लाने के लिए राज्य स्तर पर राज्य आपदा परिचालन केंद्र को सक्रिय किया गया है। जिला मुख्यालय स्थित गुलाब राय में दशकों पुराना जल स्रोत रेल परियोजना की भेंट चढ़ चुका है। ऐसे में स्थानीय लोगों के साथ ही शहरवासी खासा परेशान दिख रहे हैं। इस जल स्रोत से दूर दराज से लोग पानी भरने को आते थे, जबकि गर्मियों के मौसम में जब नगर क्षेत्र में पेयजल आपूर्ति बाधित हो जाती थी तो सभी लोग इसी जल स्रोत से प्यास बुझाते थे। लेकिन अब ये स्रोत भी खत्म हो चुका है, जिस कारण लोगों को भविष्य की चिंता सताने लगी है। बता दें कि ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन परियोजना के तहत रैतौली बाईपास के पास निर्माणाधीन सुरंग के कारण गुलाब राय स्थित वर्षों पुराना प्राकृतिक जल स्रोत सूख गया है। इस स्रोत के सूखने से क्षेत्र की जलापूर्ति पर बुरा असर पड़ रहा है और 1 महीने से प्राकृतिक स्रोत में पानी भी नहीं आ रहा है, जिससे लोगों की मुश्किलें भी बढ़ती जा रही हैं। तो 3 हफ्ते से तो पानी बिल्कुल बंद हो गया। ज़्यादा? हाँ, ज़्यादा। 7 पीढ़ियों से 7-8 पीढ़ियों से पानी चल रहा था। यहाँ भाड़ाधार और रुद्रप्रयाग पुराण सब यहाँ से पानी ले जाते थे। यात्रा सीजन यहाँ से चलते थे, सब दिन गाड़ियाँ रुकते थे इस पानी की वजह से। और जब से पानी बंद हुआ तब से पानी का धारे जो आ रहे खाली करके जा रहे हैं, खाली मुँह दे कर जा रहे हैं। तो हमको तो बहुत दुखी बात, हम पानी पिएंगे कहाँ से? पर ये पानी कभी बंद ना, हमने ऐसे देखा जिंदगी भर इतना पानी। रोपाई करते थे, खेतों में सिंचाई करते थे, पर क्या करना है, अब तो बहुत मुसीबत हो गई। सारी दुनिया पानी पीने के लिए यहाँ पर आती थी, अब क्या करें। सर, हमारी 7 पीढ़ी यहाँ पे हो गई है गुलाब राय में। तो हमारे पैतृक जो गांव था चिमटोली था, हम लोग इस पानी की वजह से यहाँ आए थे। तो हमारी 7 पीढ़ी यहाँ पे हो गई है। अभी रेलवे के काम से हमारा सारा पानी यहाँ से ज़मीन नीचे बैठ गया है। हम सरकार से चाहते हैं हमें पानी द्वारा मुहैया कराया जाए। फिर हमारी गदरपुर के शंकर नगर गांव में सड़कों की हालत खराब है, जिसके चलते सामाजिक कार्यकर्ता सड़क निर्माण की मांग को लेकर सांकेतिक धरने पर बैठे हैं। वहीं वरिष्ठ पत्रकार सतीश बत्रा का कहना है कि अपनी शादी की सालगिरह के दिन वो खुद धरने पर हैं, क्योंकि ये सड़क पिछले 10 साल से टूटी हुई है और किसी भी सरकार ने आज तक इस समस्या की सुध नहीं ली। उनका कहना है कि स्कूल में आने वाले बच्चों को भी परेशानी का सामना करना पड़ता है। वहीं स्कूल प्रबंधक संजय सिंह ने कहा कि यहाँ पर एक निजी स्कूल है जिसमें 1400 से ज्यादा छात्र हैं। उनका कहना है कि ग्रामीणों ने कुछ दिन पहले रोड नहीं तो वोट नहीं का नारा भी दिया, लेकिन किसी सरकार अथवा अधिकारी ने इस सड़क की ओर देखने का काम तक नहीं किया। दंपति को धन्यवाद कि उन्होंने यहाँ पर आकर के एक सामाजिक सरोकार को लेते हुए अपनी बात को रखा है, जबकि उनका न गांव है न कोई चीज़ और है। सिर्फ ये हमारे पूर्व जो है अभिभावक हैं, इनके बच्चे हमारे पास पढ़े थे और इनसे कंसर्न है ये बहुत पूरे शहर के कम से कम शहर और पूरे इलाके के कम से कम जो है 50 गांवों के बच्चे हमारे यहाँ पढ़ते हैं। रास्ते की स्थिति आप पहले से जानते ही हैं, कई बार डाला गया है इसमें कि 10-15 पिछले 6-7 साल में बहुत ज़्यादा दिक्कत। मेरा ये कहना है कि 2014 में इस सड़क का निर्माण हुआ था और उसके बाद ये सड़क आज 9 साल हो गए हैं और सड़क इतनी जर्जर हालत में है कि अगर कोई भी सड़क पर जाएगा तो देखकर हैरान हो जाएगा। मेरे ख्याल हम ऐसे लग रहा है कि जैसे हम 100 साल पीछे को चले गए हैं इस सड़क को देखकर। मतलब यहाँ करीब मोनाड स्कूल इसी रोड पर है, करीब 1400 बच्चे स्कूल में शिक्षा ग्रहण करते हैं, नर्सरी से लेकर इंटर तक के। और
बच्चों का यहाँ से निकलना मुश्किल हो जाता है। बारिश में सड़क में मालूम नहीं चलता कि खड्डा है या सड़क है। जिला चिकित्सालय पौड़ी में सेवा दे रहे कुछ डॉक्टर्स के शराब के नशे में धुत होकर हंगामा करने पर पिटाई हो गई। मामला इस कदर बढ़ गया कि लाठी डंडे तक चलने लगे। दरअसल पीजी में रह रहे डॉक्टर्स की टीम पर गेस्ट हाउस के मालिक ने आरोप लगाया है कि देर रात शराब के नशे में वो हर रोज हंगामा कर रहे थे, जिन्हें समझाया गया लेकिन डॉक्टर्स नहीं माने और पीजी के मालिक की पत्नी का गला दबाकर उसे जान से मारने की कोशिश करने लगे, जिसके बाद मार पिटाई शुरू हो गई। सूचना मिलने पर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। कुछ नहीं किया, इन दोनों हस्बैंड वाइफ रोड्स लेके आए हैं और उसके बाद उन्होंने डोर पे क्या कहते अपनी लातें बरसानी शुरू की है और उसके बाद आप बताओ जिनके हाथ में रोड है उनके साथ हम बदतमीजी करेंगे या वो बदतमीजी करने आए हुए हैं। अगर किसी लेडीज पे हाथ उठाया जाए तो उसका पति चुप तो बिल्कुल बैठेगा नहीं। दूसरी बात है, इन लोगों ने मुझे पहली सीढ़ी से घसीटकर डॉक्टर राहुल, डॉक्टर शशांक शर्मा और डॉक्टर आयुष एंड डॉक्टर श्रुति, ये लोग मुझे घसीटते हुए नीचे फ्लोर पे ले गए। तो ये मेरे पति से बर्दाश्त नहीं हुआ, इस चक्कर में ये सारी लड़ाई हुई है। हम इनसे रिक्वेस्ट करने गए थे कि प्लीज़ अपना शोर बंद करिए, हमारे बच्चों के पेपर चल रहे हैं। इस कारण ये इतना बवाल मचा दिया इन लोगों ने कि अगर देर रात रोज का काम है इनका शराब पी के हुड़दंग मचाना, चीखना, चिल्लाना। हम इनसे सर रिक्वेस्ट करते हैं लेकिन ये मानते नहीं है। हम इनके मैनेजमेंट में कॉल करते हैं, किसी को भी कॉल करते हैं, उसकी डिटेल्स हमारे पास सारी हैं और विगत लास्ट केस में भी ऐसा ही हुआ। इन्होंने हमारी बात नहीं मानी है, ये चीखते रहे, चिल्लाते रहे दारू पी के। इन्होंने मेरी बीबी का, जब हम इनसे रिक्वेस्ट करने गए कि बंद कीजिए बच्चों के पेपर चल रहे हैं, इन्होंने मेरी बीबी के साथ हाथापाई करी, उसका कॉलर पकड़ा, उसे घसीटते हुए पूरा नीचे लाए हैं, गाली गलौज करी है सर इन्होंने लगभग आधे घंटे। हमारे इंडियन ऑयल की पाइपलाइन से तेल चोरी करने के मामले में लंबे समय से फरार चल रहे 5000 का इनामी बदमाश को भगवानपुर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि 25 जनवरी 2021 को इंडियन ऑयल के उच्च अधिकारियों की ओर से पुलिस को सूचना दी गई कि कुरुक्षेत्र से रुड़की होते हुए नजीबाबाद को जाने वाली भूमिगत इंडियन ऑयल की लाइन से तेल चोरी किया जा रहा है। मामले की गंभीरता को देखते हुए एसएसपी हरिद्वार योगेंद्र रावत की ओर से कई टीमों का गठन किया गया और मामले का खुलासा करते हुए 8 लोगों को जेल भेज दिया गया। लेकिन मुख्य मास्टरमाइंड पुलिस को चकमा देने में कामयाब रहा और लगातार पुलिस को चकमा देता आ रहा था। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। एलटी लेक्चरर की परीक्षा में मुन्ना भाई एमबीबीएस की तर्ज पर काम करने वाले 5000 के आखिरी आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने इस मामले में पूर्व में 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। इस पूरे मामले का खुलासा करते हुए सीओसीटी रुद्रपुर अभय सिंह ने बताया कि वर्ष 2019 में एलटी लेक्चरर की परीक्षा हुई थी, जिसमें मुन्ना भाई एमबीबीएस की तर्ज पर रुद्रपुर में आकर विभिन्न परीक्षा केंद्रों में एलटी लेक्चरर की नियुक्ति संबंधित परीक्षा दी गई थी, जिसके बाद एसआईटी की जांच के दौरान खुलासा हुआ था। पुलिस और एसओजी की टीम ने 5000 के नामी घोषित आरोपी रिंकू कुमार पुत्र गजेंद्र सिंह बरेली से गिरफ्तार किया है। की जगह पर बैठ करके और परीक्षा देते थे और जो इनका गैंग लीडर था सर्वेश कुमार यादव, उसने इनसे 2-2 लाख रुपए पे वो तय करी थी कि आप इस कैंडिडेट की जगह परीक्षा दीजिए और कैंडिडेट क्वालिफाई हो जाएगा तो हम आपको 2 लाख रुपए पेड करेंगे। तो ये पैसा लेकर के और ये दूसरे की एग्जाम देने के लिए आए थे। दूसरे की जगह पर बैठ करके और परीक्षा देते थे और जो इनका गैंग लीडर था सर्वेश कुमार यादव, उसने इनसे 2-2 लाख रुपए पे वो तय करी थी कि आप इस कैंडिडेट की जगह परीक्षा दीजिए और कैंडिडेट क्वालिफाई हो जाएगा तो हम आपको 2 लाख रुपए पेड करेंगे। तो ये पैसा लेकर के और ये दूसरे की एग्जाम देने के लिए आए थे। दूसरे की जगह खबर मसूरी से, जहां कॉन्वेंट ऑफ जीजस एंड मैरी हैम्पटन कॉर्ट स्कूल के 100 साल पूरे होने पर आयोजित कार्यक्रम में गायक लकी अली के अपने गीतों से सभी मौजूद श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। इस दौरान लकी अली ने बताया कि उन्होंने कक्षा 6 तक कॉन्वेंट ऑफ जीजस एंड मैरी हैम्पटन कॉर्ट स्कूल में प्रारंभिक शिक्षा ग्रहण की। उसके बाद वो मसूरी सेंट जॉर्ज स्कूल पढ़ने के लिए चले गए। उन्होंने कहा कि स्कूल को 100 साल पूरे हो गए हैं, लेकिन अभी भी उनके समय की चीजें मौजूद हैं, जिसको देखकर उनको काफी खुशी हुई। थोड़े बदलाव आ गए हैं मगर पुरानी चीज़ें भी हैं अभी तक। बहुत मज़ा आया, मतलब देख हमारे पुराने झूले भी हैं, तो डॉर्मेट्रीज़ वगैरह
बहुत अच्छा लगा। ज़रा मेरे ख्याल से यहाँ पर अभी और आई थिंक इट्स नाउ गॉन टू द 11th स्टैंडर्ड, राइट? नो, इट्स राइट अप टू 12। हाँ, अभी तो हमारे वक्त में सिर्फ टिल क्लास 6 में था, तो उसके बाद में हम सेंट जॉर्जेस चले गए। खबर गदरपुर से, जहां नवयुग मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में डॉक्टरों की लापरवाही के चलते नवजात की मौत हो गई। वहीं गुस्साए दुर्गापुर के ग्रामीणों ने अस्पताल प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगाया। ग्रामीणों का कहना है कि नवयुग मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल में सिजेरियन ऑपरेशन के दौरान डॉक्टरों की लापरवाही के चलते नवजात की मौत हो गई। ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि अस्पताल में किसी तरह की कोई सुविधा नहीं है और यहाँ पर डॉक्टर भी बाहर से आते हैं, जबकि ये अस्पताल गदरपुर शहर में चलाया जा रहा है, जो कि पूरी तरह गलत है। मामला ये है कि ये हमारी घर की बहू थी और करीबन लगभग 9:30 बजे उनको पैन हुआ था, डिलीवरी होनी थी उनकी। तो हम लोग जैसे ही उनको लगभग 15 से 20 मिनट में हम लोग लगभग 10 बजे के आसपास यहाँ पे पहुँचे हॉस्पिटल में। तो हमें बताया गया था कि आशा द्वारा कि यहाँ पे जो है सारी सुविधाएँ हैं, बच्चों का मतलब किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है, कि सर्जन वगैरह सब कुछ है, अगर कोई दिक्कत आई तो सारी चीज़ें हैं। तो हम लोग वही सोच के यहाँ पे लेके आए थे कि हमें अच्छा ट्रीटमेंट यहाँ पे मिल जाएगा और हम तो यही मतलब दुआ करके आए थे कि हमारा जच्चा बच्चा दोनों सलामत होंगे, तभी हम इस हॉस्पिटल में लेके आए थे उनको। तो यहाँ पे जैसे एंट्री किया तो डॉक्टर एक मैम थी, मैम का नाम तो खैर मुझे पता नहीं है क्या नाम थी, लेकिन ये जो हॉस्पिटल है वो नवयुग मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल है, जहाँ पे हम लोग अभी खड़े हैं। और जैसे हम लोग अंदर एंट्री हुए तो मैडम ने उनको चेक किया और चेक करने के बाद वो ये कह रही थी कि जो है बच्चा थोड़ा क्रिटिकल कंडीशन में है और जो है इनकी सर्जरी होनी है। तो हमने बिल्कुल 1 सेकंड भी नहीं लगा डिसीजन लेने में, कि हमने यही कहा कि हमारी बहू और बच्चा दोनों सही होना चाहिए, आपको जैसा अच्छा लगे वैसा आप कीजिए। अब डॉक्टर यहाँ पे थे नहीं, फिलहाल तो इनको बोलना चाहिए कि डॉक्टर यहाँ पे है नहीं, यहाँ पे हमारे पास अवेलेबल है नहीं। तो अब हम तो यही कहेंगे कि इनकी लापरवाही से ही हुई है जो हुई है। प्रशासन से क्या मांग करते हैं? प्रशासन से यही मांग है कि देखिए आगे किसी और के साथ ऐसा ना हो जो हमारे साथ हो चुका है। अब जो हो गया वो तो हो गया, लेकिन किसी और के साथ ऐसा कभी भी नहीं होना चाहिए। तो प्रशासन से यही मांग है कि इनकी अच्छे से इंक्वायरी करें। मामला ये है कि रुड़की की गंग नहर पुलिस पर सवाल उठते नजर आ रहे हैं। बता दें, बीते 16 फरवरी को एक लूट का मामला सामने आया, जहां मालवीय चौक स्थित फाइनेंस ऑफिस के बाहर से लुटेरों ने एक युवक का बैग चोरी किया, जिसका पुलिस अभी तक कोई पता नहीं लगा पाई। वहीं पीड़ित रंजीत कुमार का कहना है कि बैग चोरी होने के बाद उनकी तरफ से तुरंत कोतवाली में तहरीर दी गई थी, लेकिन 13 दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस चोर को पकड़ नहीं पाई। उनका कहना है कि अगर पुलिस ने जल्द ही चोर को नहीं पकड़ा तो वो उच्च अधिकारियों से गुहार लगाएंगे। स्कूटी पे अपना बैग रख के 1 मिनट के लिए अंदर चला गया और जैसे ही मैं बाहर आया तो मैंने देखा कि मेरा बैग वहाँ पे नहीं था। फिर मैंने आसपास के कैमरे वगैरह खंगाले तो वहाँ देखा कि मेरा बैग चोरी हो चुका है, मतलब स्कूटी से। मैं गंग नहर थाने पे भी गया था, वहाँ भी तहरीर दी है मैंने और अभी तक के कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। खबर हरिद्वार से, पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। टीम ने ज्वालापुर क्षेत्र के पौष कॉलोनी नक्षत्र वाटिका में मकान का ताला तोड़ लाखों के जेवर और नकदी चोरी करने वाले आरोपियों को पुलिस ने दबोच लिया है। मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस और सीआईयू टीम ने करीब 1 हफ्ते की कड़ी मशक्कत के बाद 2 आरोपियों को धर दबोचा। इन दोनों आरोपियों के खिलाफ कई प्रदेशों के थानों में मुकदमे दर्ज है। पुलिस ने पकड़े गए आरोपियों की निशानदेही पर चोरी का सामान और नकदी भी बरामद कर लिया। आपको बता दें कि मोबाइल ट्रेसिंग के जरिए लाखों की चोरी को अंजाम देने वाले यूपी के बुलंदशहर की टीम ने सफलतापूर्वक इन्हें पकड़ लिया है। उनके घर में दिन के समय चोरी हो गई थी और इस चोरी के अनावरण के लिए उच्चाधिकारियों के निर्देशन में 2 टीमें गठित की गई थी, जिसमें एक सीआईयू इंस्पेक्टर के निर्देशन में काम कर रही थी और एक ज्वालापुर इंस्पेक्टर साहब के निर्देशन में काम कर रही थी। और इन्हीं टीमों ने बहुत ही सराहनीय प्रयास करते हुए 2 इसमें अभियुक्त गणों को गिरफ्तार किया है, जिसमें एक पुष्पेंद्र और एक मामचंद है, और जिनमें चोरी में गया लगभग 4 लाख रुपये का सामान बरामद किया गया है। और इन दोनों चोरों के विरुद्ध पहले भी बुलंदशहर में आपराधिक और 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक भगवान केदारनाथ के कपाट खुलने की तिथि घोषित हो गई है। मंगलवार को महाशिवरात्रि के पर्व पर केदारनाथ के कपाट खुलने की तिथि घोषित की गई। ओंकारेश्वर मंदिर उखीमठ में पंचांग गणना अनुसार केदारनाथ धाम के कपाट 6 मई को सुबह 6:25 पर भक्तों के लिए खोल दिए जाएंगे। केदारनाथ की टोली शीतकालीन गद्दी स्थल ओंकारेश्वर मंदिर से 2 मई को रवाना होगी।
3 मई को बाबा की डोली फाटा पहुंचेगी, 4 मई को गौरीकुंड और 5 मई को केदारनाथ में बाबा की डोली रात्रि विश्राम करेगी। इसके साथ ही केदारनाथ यात्रा की तैयारियां भी शुरू हो गई हैं। मंगलवार सुबह 10 बजे भगवान केदारनाथ के शीतकालीन गद्दी स्थल ओंकारेश्वर मंदिर में रावल भीमा शंकर लिंग मंदिर समिति के पदाधिकारियों, विद्वान आचार्यों और हक हकूकधारियों की मौजूदगी में पंचांग गणना के बाद कपाट खोलने की तारीख घोषित की गई है। आपको बता दें कि हर साल महाशिवरात्रि के पर्व पर भगवान केदारनाथ के कपाट खोलने की तिथि घोषित होती है। ये परंपरा वर्षों से चली आ रही है। 6 तारीख को कपाट खुलेंगे प्रातः काल 6:25 पर, और भगवान केदारनाथ जी का इससे पूर्व जो कार्यक्रम होता है भैरवनाथ पूजा 1 मई को होगा, 2 मई को 2 मई को भगवान यहाँ से हिमालय गमन करेंगे और प्रथम पड़ाव काशी विश्वनाथ मंदिर में। 3 तारीख को अक्षय तृतीया के दिन भगवान शंकर जी गौरीकुंड गोरीमाई मंदिर में फाटा में रहेंगे, और 4 तारीख को भगवान केदारनाथ जी गोरीमाई मंदिर में रहेंगे, और 5 तारीख को भगवान अपने धाम वैराग्य पीठ हिमालय में पहुंचेंगे, और 6 तारीख प्रातः काल में भगवान श्री केदारेश्वर जी का सभी भक्तों के लिए जो कपाट खुलेगा वह 6:25 में खोला जाएगा। नैनीताल पुलिस और वन विभाग की टीम ने कालाडूंगी क्षेत्र के जंगल में अवैध हथियार की फैक्ट्री पकड़ी है। मामले का खुलासा करते हुए एसएसपी पंकज भट्ट ने बताया कि अवैध हथियार की फैक्ट्री चला रहे 2 तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। साथ ही एक तस्कर फरार है जिसकी तलाश जारी है। पुलिस ने 3 तमंचे के साथ ही हथियार बनाने का सामान भी बरामद किया है। पकड़े गए तस्कर उधम सिंह नगर के गदरपुर के रहने वाले हैं। पुलिस अब तस्करों से पूछताछ में जुटी हुई है कि वो इन अवैध हथियारों की सप्लाई कहां करते थे। रैनी रेंज में कल पुलिस और फॉरेस्ट के विभाग का एक कंबाइंड अभियान चला। इसमें जो है आपका कच्ची शराब की सूचना प्राप्त हुई थी। जब पुलिस और फॉरेस्ट की टीम मौके पे पहुंची तो 3 व्यक्ति वहां पे अवैध असला बनाते हुए पुलिस और फॉरेस्ट की टीम द्वारा पकड़े गए। इनमें से गुरमीत और अमरजीत दोनों से 2 तमंचे बरामद हुए, और तीसरा राजेंद्र उर्फ राजू वो फरार हो गया। एक अर्धनिर्मित हथियार प्राप्त हुआ। इसके अलावा जो निर्माण सामग्री है, जो 315 बोर के तमंचे बनाने के लिए प्रयुक्त सामग्री है, वो पूरी बरामद की गई है। इस पे इस रागी कार्य के लिए मेरे द्वारा 5000 रुपये का नगद इनाम टीम को घोषित किया। ये बरहनी रेंज में कल उत्तराखंड स्पेशल टास्क फोर्स ने 5000 के नामी बदमाश विजयवीर को उत्तर प्रदेश के गजरौला से गिरफ्तार किया है। विजयवीर सरकारी नौकरियों में होने वाली परीक्षाओं में मुन्ना भाई तैयार करता था। पेशे से अध्यापक के रूप में पहचान रखने वाला विजयवीर साल 2019 से फरार चल रहा था। साल 2019 में उत्तराखंड अधीनस्थ चयन आयोग द्वारा सहायक अध्यापक LT और कनिष्ठ सहायक डेटा एंट्री ऑपरेटर की लिखित प्रतियोगी परीक्षा उधम सिंह नगर में कराई गई थी। विजयवीर पर आरोप है कि उसने आयोजित परीक्षा में सुनियोजित षड्यंत्र रच 22 अभ्यर्थियों की जगह अपने गिरोह के 22 मुन्ना भाई के माध्यम से परीक्षाएं दिलाई। इस मामले का खुलासा होने के बाद अधीनस्थ चयन आयोग ने रुद्रपुर थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। और देवभूमि दिन भर में मेरे साथ इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया। नमस्कार।